हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं चूज़ करके, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआत में बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन देखिए CGL 2024 में पूछा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ डेट्स याद रखिएगा इससे रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। नेशनल एंथेम जो है भारत का, वो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर जिस दिन अडॉप्ट किया गया है संविधान, उस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। वल्लभ भाई पटेल, ये इनकी भी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है आज़ादी के समय भी, और आज़ादी के बाद जब यूनाइट करना था देश को, उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया है। इसीलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिस्मार्क ने क्या किया था? जर्मनी का एकीकरण किया था। तो उसी तरह भारत के एकीकरण के लिए वल्लभ भाई पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय विच एक्ट? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी गई थी। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? वो था विलियम बेंटिक, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, लेकिन उपाधि चेंज होने के बाद उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट कर दिया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की याद रखिएगा। इस एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कमर्शियल बॉडी से ट्रांसफॉर्म करके पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था, जो कि भारत में कमर्शियल चीज़ों को ना संभाल के एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देखेगी। इट एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू कोडिफाई एंड कंसोलिडेट इंडियन लॉज। It elevated the position of the Governor General of Bengal to the Governor General of India, giving him civil and military powers. ठीक है। इसके अलावा यूरोपियंस को फ्रीली भारत में सेटल करने के लिए अलाउ कर दिया गया था और स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? यह आर्टिकल 19 सबको याद ही होगा अच्छे से। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज A, इसके तहत 6 अधिकार हैं हमारे पास। ये कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, और लास्टली फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, A B C D E है, फिर G है, F नहीं है। F कहाँ गया? तो F संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, तो जब उसको हटाया गया तो ये F वाला जो प्रोविजन था उसको भी हटा दिया गया था। द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट? हमारी प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द ये जोड़ा गया है कौन से संविधान संशोधन के जरिए? ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था। ऑफिशियली इसे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1976 कहा जाता है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा इसे इनैक्ट किया गया था। इसके जरिए 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स संविधान में जोड़े गए थे: इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये तीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जोड़े गए थे। साथ में प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स जोड़े गए थे: सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। कई सारे चेंजेस हुए थे संविधान में इस एक्ट के जरिए, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सर्टेन आर्टिकल्स एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जैसे आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पर वो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम दिए गए हैं जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो 6 दिसंबर 1946 सबसे पहले क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा, उसका फॉर्मेशन होता है। 9 दिसंबर के दिन पहली मीटिंग होती है इस संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, ये चीज़ बताइए, जैसे 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग में प्रेसिडेंसी किसने संभाली थी? क्योंकि प्रेसिडेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी कोई भी मीटिंग में, कोई एक व्यक्ति चाहिए जो संभाले पूरी मीटिंग को, सारा देखे क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, क्या बात करनी है। तो इस पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था संविधान सभा का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष।
लेकिन फिर 11 दिसंबर को फिर से जब मीटिंग हुई तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया एक परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी, और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र बनाए गए BN राव। 13 दिसंबर पर आते हैं 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया था, प्रेजेंट किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में संविधान की प्रस्तावना बना, प्रियम्बल बना संविधान का। फिर नेक्स्ट 22 जनवरी की बात करें 1947, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया। 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत, इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन में स्प्लिट हो गया, बट गया। उसके बाद 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई, BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन बनाए गए। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया और अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे संविधान को बनने में। टोटल एक्सपेंडिचर इसमें $6.4 मिलियन का हुआ। हु हैज़ द पावर टू प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस इन इंडिया? भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। अंडर आर्टिकल 123 किस समय पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है? तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस तब इशू करते हैं जब पार्लियामेंट का कोई भी हाउस सेशन में नहीं होता है, क्योंकि बिल कहाँ से पास होते हैं? पार्लियामेंट से पास होते हैं। पार्लियामेंट का कोई एक हाउस भी मान लीजिए सेशन में नहीं है तो कोई बिल पास नहीं होगा। और मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है जिस पर कोई कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है, बहुत जल्दी ज़रूरत है, और कोई हाउस का सेशन ही नहीं है, तो वो कैसे बनेगा कानून? उस समय पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, जो कि उस लॉ के बराबर ही होता है जो पार्लियामेंट पास करेगा। अब ड्यूरेशन कितनी होती है? ऑर्डिनेंस क्या एक बार अगर ऑर्डिनेंस लाया गया, कोई कानून बना, तो हमेशा बना रहेगा वही? तो इसका आंसर है नो। कानून वो तब तक बना रहेगा जब तक पार्लियामेंट का सेशन फिर से नहीं हो जाता है। 6 महीने 6 हफ्ते का समय ही है केवल एक ऑर्डिनेंस का। इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने 6 हफ्ते तक होती है। ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबलिंग और एल्स दे शैल सीज टू ऑपरेट। सिंपल सा क्या है, देखिए, पार्लियामेंट के लिए सेशन के लिए संविधान में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। मतलब ये है कि हर 6-6 महीने पर तो पार्लियामेंट का सेशन करवाना ही करवाना है। अब मान लीजिए 6 महीने तक कोई सेशन नहीं हुआ है पार्लियामेंट का, इस समय पर कानून की ज़रूरत है, किसी कानून की। उस समय पर क्या करेंगे? प्रेसिडेंट रोल में आएंगे और ऑर्डिनेंस इशू कर देंगे और एक कानून बन जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट जनता के द्वारा चुने गए नहीं हैं, इसलिए इनके द्वारा बनाया गया कानून बहुत दिनों तक तो मान्य नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट का रोल ही इम्पॉर्टेंट है, पार्लियामेंट को ही हम लोगों ने अधिकार दिया है कानून बनाने का। तो क्या होगा, जब 6 महीने के बाद पार्लियामेंट का सेशन फिर से होगा तो ये ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट ने इशू किया था इसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। अब पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी 6 हफ्तों के अंदर, 6 वीक्स के अंदर पार्लियामेंट को डिसाइड करना है कि ये ऑर्डिनेंस को कानून बने रहना देना चाहिए या फिर इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अगर पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर देती है तो ये ऑर्डिनेंस फिर कानून के रूप में लगातार चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। अगर पार्लियामेंट इसे अप्रूवल नहीं देती है तो फिर ये लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल इसके लिए 123 है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के अलावा गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, लेकिन वो स्टेट में है ना। पूरे इंडिया की बात हो रही है तो प्रेसिडेंट करेंगे, किसी एक स्टेट की बात हो रही है तो गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 213। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को पावर कहाँ से मिलती है, कौन से आर्टिकल से? ये है आर्टिकल 85, ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिकल 85 में पार्लियामेंट के डिसोल्यूशन, उसके सेशन, उसके प्रोरोगेशन, सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहली चीज़ क्या है? प्रेसिडेंट कैन कॉल ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग। प्रेसिडेंट ही प्रोरोग कर सकते हैं हाउस को, या तो किसी एक हाउस को या दोनों ही हाउस को। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, है ना, साल में 2 बार, 6 महीने के गैप पर, मतलब साल में 2 बार। ये लास्ट में वही लिखा है, देयर कैन नॉट बी मोर देन 6 months बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ वन सेशन एंड फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन। मतलब 2 सेशन हो रहे हैं, उसके बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी। क्या क्या है ये? अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल,
protect sovereignty and integrity of India, defend the country and render national services when called upon, spirit of a common brotherhood, preserve composite culture, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस और ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। ये सारी हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेड होता है। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि भारत में यूनियन और स्टेट के इलेक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। 25 जनवरी का दिन ही इसलिए नेशनल वोटर्स डे के रूप में चुना गया। सेक्रेटेरिएट नई दिल्ली में है इलेक्शन कमीशन का। बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी के इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 ये कमीशन के ही इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, क्या क्या मेंबर रहेंगे, कंपोजिशन क्या है, इस सब से डील करता है। ओरिजिनली देखें कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हुआ करते थे, लेकिन फिर 1989 में अमेंडमेंट किया गया और इसके साथ में मल्टी मेंबर बॉडी ये बनाई गई। एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इज हेल्प्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज़ एन IAS रैंक ऑफिसर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दे हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर ही सैलरी और अलाउंसेस और सेम स्टेटस ये इंजॉय करते हैं। ये कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं और इन्हें हटाया भी जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। CEC कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ एन सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, सेम उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटा सकते हैं। करेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। तो ये है हमारा पार्ट 3, 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास मेनली 6 हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखकर आप बहुत इजीली बता देंगे। पुडुचेरी हमारा एक UT है। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास? 8 हैं। अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। पार्ट 1 जो है संविधान का वो यूनियन और UT के बारे में डिस्कस करता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। ये हम कई बार बात कर चुके हैं। 6 महीने का गैप मैक्सिमम हो सकता है पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में। लेकिन हम देखें भारत में हर साल 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होंगे ये नहीं बताया गया संविधान में, बस ये बताया गया है कि साल में एटलीस्ट 2 तो हों, 6 महीने से ज़्यादा का गैप ना हो, ये संविधान में बोला गया है। लेकिन हमारे यहाँ 3 होते हैं, बजट सेशन, फिर मानसून सेशन और उसके बाद विंटर सेशन। BMW से याद रख सकते हैं इसको। सेशन के लिए अगर समन करना हो तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास में है। जॉइंट सेशन भी पार्लियामेंट का हो सकता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं उसको आर्टिकल 108 के तहत। जॉइंट सेशन को प्रिजाइड कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो सिंपली इसका आंसर होगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन ग्राउंड्स पर। किसी को भी रोका नहीं जाएगा। पब्लिक रेस्टोरेंट्स पर, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट पर, इन ग्राउंड्स पर रोका नहीं जाएगा। यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, मेनली पब्लिक प्लेसेस पर किसी को भी इन ग्राउंड्स पर रोका नहीं जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में बोला गया है। व्हाट डज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू अचीव। क्या एम है इसका? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना भारत में। DPSP कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से बोरो किए गए हैं। DPSPs आर सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट हेल्प द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड पॉलिसीज दैट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो मेनली गवर्नमेंट के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं इनके थ्रू कि गवर्नर इस तरह से पॉलिसीज़ बनाए, लॉज बनाए। DPSPs आर्टिकल 36 से लेकर 51 में पार्ट 4 में दिए गए हैं। DPSPs आर नॉन जस्टिशिएबल मीनिंग दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यह इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, पहली प्राइम मिनिस्टर है भारत की, मतलब पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है भारत की। प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने जो काम किया था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उस टाइम पर, जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में, इन्हीं के टाइम पर इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में। शी वॉज असैसिनेटेड ऑन 31 अक्टूबर 1984। इन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स ने इनके रेजिडेंट पर नई दिल्ली में इन्हें मार दिया था। ड्यूरिंग हर टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर शी इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स इंक्लूडिंग नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, फॉर्मेशन ऑफ गरीबी हटाओ प्रोग्राम। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। शी वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर विद क्रिटिक्स एक्यूजिंग हर टू अथॉरिटेरियनिज्म एंड वायलेटिंग सिविल लिबर्टीज ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1984 में। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? ये शेड्यूल है 4th शेड्यूल, जिसमें राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं फ्रॉम ईच स्टेट एंड सम यूनियन टेरिटरी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पोटेंशियल सिटिंग कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा इज़ 250, जिसमें 238 इलेक्टेड होंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं राज्यसभा की 31। अब यहाँ से शेड्यूल याद कर सकते हैं। 12 शेड्यूल, उनमें क्या क्या दिया गया है? पहले शेड्यूल के अंदर क्या है? नेम्स ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज विद देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सेकेंड शेड्यूल के अंदर इमोल्यूमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस दिए गए हैं। 3rd शेड्यूल में ओथ और अफर्मेशन। 4th शेड्यूल में राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन। 5th शेड्यूल शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। 6th शेड्यूल की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। 7th शेड्यूल की बात करें तो इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल लैंग्वेज से संबंधित है। 9th शेड्यूल अभी इसका कोई मतलब नहीं है, ज़मींदारी सिस्टम में जो उस सिस्टम को हटाने के लिए, उसके एबोलिशन के लिए लाया गया था। 10th शेड्यूल किससे संबंधित है? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मेनली डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल पंचायत के पावर्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है। अब इन सभी को याद रखने की एक सिंपल सा कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। T से क्या है? टेरिटरी। E से इमैल्यूमेंट्स। A से एफर्मेशन। R से राज्यसभा की सीट्स हैं। फिर S से क्या है? शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स। O से अदर शेड्यूल एरियाज, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। F से फेडरल लिस्ट, ठीक है, तीनों लिस्ट हैं पर फेडरल लिस्ट से याद रख सकते हैं। O से ऑफिशियल लैंग्वेज। L से लैंड रिफॉर्म्स आ जाता है और D से डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस तरह ये याद रखिए, आप सारे 12 के 12 शेड्यूल याद रख सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ये थे GV मावलंकर। 15 मई 1952 में इलेक्ट हुए थे लोकसभा के स्पीकर के रूप में। ही वॉज ऑल्सो नोन एज दादा साहेब। प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थे 1946 से 47 तक। ही वॉज ऑल्सो द स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें फादर ऑफ लोकसभा कहा था। विच फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या क्या बोला गया है इसमें? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब मान लीजिए किसी को सज़ा मिलनी है तो उसको सज़ा क्या मिली है? फांसी की सज़ा मिल गई है, ठीक है, तो अभी तो वहाँ उसकी लाइफ छीनी है ना, लेकिन वो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है, तो उस केस में छीना जा सकता है, किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इट गारंटीज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल पर्सन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और जेंडर. It guarantees the right of persons to live with human dignity. All the aspects of life go to make a person's life meaningful, complete, and worth living. Which article of the Constitution provides for the right to constitutional remedies? ये है आर्टिकल 32. B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था. अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो उस समय पर वो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है अपने राइट को फिर से लागू करवाने के लिए.
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इसका नाम है, अधिकार का सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं हम अपने राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आर्टिकल 32 के तहत ही 5 तरह की रिट्स जारी करता है। इन 5 के नाम याद रखिएगा, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और को वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ राज्यसभा मेंबर। ये होता है 6 साल का और हर 2 साल में 2/3 मेंबर्स जो हैं ये चेंज कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब पूरी राज्यसभा एक साथ कभी खाली नहीं होती है, मेंबर्स राज्यसभा में हमेशा मौजूद रहते हैं। अपर हाउस है ये, 6 साल के लिए नॉमिनेट होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट या फिर नॉमिनेट होते हैं मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर यूजुअली एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स एंड हैव द सेम पावर्स एंड प्रिविलेजेस एज द इलेक्टेड मेंबर्स। आर्टिकल 80 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, इसके तहत राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। टोटल स्ट्रेंथ वैसे 250 है, लेकिन फिलहाल 245 है, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं। चेयरमैन है राज्यसभा की जगदीप धनखड़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स, इन सभी से डील करता है। हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है भारत में। इट इज़ लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अ मैक्सिमम ऑफ 34 जजेस। फिलहाल हमारे 51st चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम्फोसाइजेस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये है आर्टिकल 45, ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिकल 45 में बोला गया है कि 14 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश राज्य के द्वारा की जाएगी। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ होम। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। और इनके अलावा 6 और सदस्य थे इसमें, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर। इनसे पहले N. माधव राव थे, लेकिन इनकी जगह बाद में B.L. मित्तर आ गए। और D.P. खेतान, ये कृष्णामचारी, T.T. कृष्णामचारी की जगह बाद में इसके सदस्य बने थे। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ये है हमारा 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 का। आर्टिकल 153 में ये बात की गई है कि कोई गवर्नर जो है किसी एक स्टेट का, उसे एक से ज़्यादा स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये एज है 25 ईयर्स। 25 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन सकता है एज़ पर आर्टिकल 84। अगर राज्यसभा की बात करें तो 30 साल या उससे ज़्यादा की एज होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 या उससे ज़्यादा। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होने चाहिए और अदर जजेस, उनकी संख्या उतनी हो सकती है जितनी प्रेसिडेंट डिसाइड करें। जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड मैनर्स एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। अदर जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनसे कंसल्ट करना होगा। ओथ और अफर्मेशन इनकी गवर्नर के सामने ली जाती है। अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ लोकसभा। लोकसभा की मीटिंग आयोजित करने के लिए कितने कोरम की ज़रूरत होती है। ये 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। कोरम मतलब क्या है कि इतने मेंबर होने चाहिए तभी मीटिंग होगी। जैसे मान लीजिए 50 टोटल मेंबर हैं तो 50 में से एटलीस्ट 10 तो मौजूद हो तभी मीटिंग होगी। अगर 10 से कम होंगे तो मीटिंग नहीं होगी। तो यही कोरम होता है। और लोकसभा में 1/10 टोटल मेंबर का 1/10 या 10% मेंबर अगर मौजूद हैं तो मीटिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, मिनिमम जितने लोग चाहिए मीटिंग के लिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। इसके लिए आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, ये प्रोहिबिट करता है। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरलैंड से लिए गए हैं DPSP। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। UK से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है हमने। अब यहाँ देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट।
कनाडा से लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। रेजिडुअरी पावर जो सेंटर को हमने दी हैं वो भी कनाडा से ली हैं। स्टेट्स के गवर्नर सेंटर के थ्रू अपॉइंट होंगे, ये चीज़ कनाडा से ली गई है। और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी कनाडा से लिया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का जो नॉमिनेशन किया जाता है 12 मेंबर्स का, वो हमने आयरलैंड से ही लिया है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड भी आयरलैंड से लिया गया है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान का है। यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन या फिर अभी जो रशिया है वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। और जस्टिस के आइडियल्स जो हमने प्रस्तावना में लिए हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, वो रशिया से लिया है। यूके से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाईकैमरलिज्म। फिर यूएस से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने ली है यूएस से। जर्मनी का वीमर संविधान जो है, वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन होता है इमरजेंसी के दौरान, वो लिया है। साउथ अफ्रीका से लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। फ्रांस से लिया गया है रिपब्लिक का आइडिया और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू एजुकेशन। ये अमेंडमेंट है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में किया गया था, जिसके ज़रिए संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, विच डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। तो इससे राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, जिन पर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, वो है कनकरेंट लिस्ट। तो ये जो कनकरेंट लिस्ट है ना, इसका आइडिया लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़। तो ये है 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 244 एंड 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ऐसे मेंबर्स होते हैं ये जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज से रिलेटेड हों। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। ये है आर्टिकल 368। अमेंडमेंट भी कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि स्पेशल मेजॉरिटी से या फिर स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन से। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन साथ में टोटल स्टेट्स जितने हैं उनमें से हाफ स्टेट्स का, आधे राज्यों का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास्ड। ये 2005 में पास हुआ। प्रेसिडेंट का असेंट इसे मिला 15 जून 2005 को। फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा ये असेंट दी गई थी इसे। RTI एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। देयर आर ओनली 2 शेड्यूल्स इन RTI एक्ट 2005। फर्स्ट RTI एप्लीकेशन इन इंडिया वॉज सबमिटेड बाय शाहिद रजा बर्नी। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये है 10th शेड्यूल, जिसे पार्लियामेंट के द्वारा 1985 में पास किया गया था और री इन्फोर्स किया गया 2002 में। 52nd अमेंडमेंट लाया गया था 1985 में, उसके तहत ये संविधान में ऐड किया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ एम्स टू प्रिवेंट MPs फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एनी पर्सनल मोटिव। ठीक है। नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के पार्ट 4 में मेंशन की गई हैं। अब 3 कैटेगरीज में DPSP को बांटा जाता है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो उससे संबंधित आर्टिकल्स जो भी हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये है आर्टिकल 61। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए ये आर्टिकल दिया गया है कि इम्पीचमेंट के लिए क्या प्रोसेस होगी, किस तरह से हटाया जा सकता है। तो केवल एक ही आधार है जिस पर प्रेसिडेंट का इम्पीच हो सकता है, उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, वो आधार है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। अब अगर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी है तो
पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इनिशिएट करने के लिए 1/4 ऑफ द मेंबर ये एग्री करने चाहिए। फिर उसके बाद 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राइटिंग में प्रेसिडेंट को। फिर बिल जो लाया जाता है, उसके बाद बिल पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और ये मेजॉरिटी दोनों ही हाउसेस में चाहिए। प्रेसिडेंट कैन प्रेजेंट हिज डिफेंस इन पर्सन और थ्रू हिज नॉमिनी। अगर दोनों ही हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है वो मोशन, तो फिर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिफाइंस द मनी बिल। मनी बिल को आर्टिकल 110 डिफाइन करता है। अब मनी बिल की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि केवल लोकसभा में उसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा बिल को पास करती है, राज्यसभा केवल अमेंडमेंट बता सकती है कि ये अमेंडमेंट आप कर सकते हैं ना, सलाह दे सकती है, केवल रिकमेंड कर सकती है राज्यसभा। राज्यसभा में ना तो मनी बिल पेश किया जाएगा, ना ही राज्यसभा के पास पावर है कि उसको कैंसिल कर दे, उसको पास ना करे। राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिनों के अंदर उसे मनी बिल को वापस लोकसभा में भेजना होगा। अब जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दिए हैं, लोकसभा वो माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। रिजेक्ट भी कर सकते हैं रिकमेंडेशन को, या फिर एक्सेप्ट भी कर सकता है लोकसभा। द बिल इज़ कंसिडर्ड पास बाय बोथ हाउसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हमारे यहाँ बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएस में पाया जाता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। ये है पार्ट 9। पंचायत से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं। 3 लेवल पर पंचायत का गठन किया जाता है, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके ज़रिए आर्टिकल 243 से 243O ये शामिल किए गए। 29 सब्जेक्ट्स दिए गए पंचायत को। LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ये बिल लाया गया था, ये एक्ट लाया गया था। पंचायती राज जो टर्म है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। पंचायती राज एक्ट फोर्स में आया 24 अप्रैल 1993 में, इसीलिए 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में 2011 से हम मनाते हैं। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? केशवानंद भारती केस के दौरान कहा। 1973 का केस है ये। इतनी चीज़ याद रखिएगा बस। विच आर्टिकल मैंशनड पर्सनस वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई व्यक्ति है जो कि अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल 9 में कहा गया है। ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए मैक्सिमम एज चाहिए 25 ईयर्स की। अब देखिए यहाँ पर सारी एज देख लीजिए एक बार। पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन अगर लड़ने हैं आपको, अगर वहाँ पर मेंबर बनना है, तो 21 साल या उससे ज़्यादा की एज चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा दोनों के लिए 25 साल एज चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा दोनों के लिए 30 साल एज चाहिए। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल की उम्र होनी चाहिए। वोटिंग एज कितनी? वोटिंग एज 18 साल है हमारे यहाँ। पहले ये 21 साल थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके बाद ये 21 से घटाकर 18 साल की गई एज। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज नॉमिनेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं बहुत सारी, जैसे फाइनेंशियल कमेटीज़ होती हैं, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, अदर कमेटीज़ हैं और एडहॉक कमेटी हैं। एडहॉक कमेटीज़ ऐसी होती हैं जो कि परमानेंट नहीं होती, किसी इशू के लिए बनाई गई, जैसे ही वो इशू सॉल्व हुआ या फिर उस पर काम हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो हट जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल कमेटीज़। फाइनेंशियल कमेटीज़ 3 तरह की हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अदर कमेटीज़ में कमेटी ऑफ प्रिविलेज, एथिक्स एट्सेट्रा आ जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लोकसभा स्पीकर के द्वारा चुना जाता है। कितने मेंबर्स होते हैं टोटल इस कमेटी में? 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। हर एक मेंबर 1 साल के लिए सदस्य बनता है कमेटी का। 1 साल के बाद फिर से नए इलेक्शन होते हैं कमेटी के लिए, या तो री इलेक्ट हो जाते हैं वही मेंबर या फिर रिप्लेस हो जाते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस इनके मेंबर्स का 1 साल होता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट्स द चेयरमैन। अब ये जो 22 मेंबर्स हैं ना, इन्हीं में से एक चेयरमैन बना दिया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। ये चलन चला आ रहा है 1967 से कि जो इसका
चेयरमैन बनेगा कमेटी का 22 लोगों में से, ये किसी अपोजिशन पार्टी का होगा। ठीक है, मेन काम क्या होता है इस कमेटी का? मेन पर्पस है टू रिव्यू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वंस इट हैज़ बीन ब्रॉट बिफोर पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये तीनों आइडियल्स जो हैं ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं हमारे प्रियम्बल में। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय विच मेथड? प्रेजिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस तरह से इलेक्शन किया जाता है प्रेसिडेंट का। मतलब सिंपल देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटीज़ जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, इन सभी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को। नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता है। और मेथड क्या है ये शब्द याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वोटिंग की जाती है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो हमारी संविधान सभा जो थी उसकी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। यहाँ संविधान सभा की मेजर और माइनर कमेटीज़ दी गई हैं और उनके चेयरपर्सन हैं, तो एक बार देख लेते हैं। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, इन सभी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के थे BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के थे JB कृपलानी। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी के HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के थे AV ठक्कर। AV ठक्कर ही एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के भी चेयरमैन थे। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के भी यही थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रीडेंशियल्स कमेटी के चेयरमैन थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी के चेयरमैन थे पट्टाभी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के थे डॉक्टर KM मुंशी। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के GV मावलंकर। एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट S वरदशारी। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस पट्टाभी सीतारामैया थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी के थे SK धर। प्रेस गैलरी कमेटी के थे उषा नाथ सेन। और एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप के चेयरमैन थे S वरदशारी। और इसी के साथ फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।